कैसे किसी व्यक्ति को पता चलेगा कि हाँ उसे इस तरह की बीमारी कहीं ना कहीं हो रही है, उसके किस तरह के सिम्टम्स बॉडी में आने लगे? क्या ये जो प्रोसीजर आप बता रहे हैं सिट बाथ का, ये क्या हमें सर्जरी के बाद लेना चाहिए? टबैको, स्मोकिंग एंड एल्कोहल, उनके लिए आप क्या एडवाइस करते हैं? क्या कुछ लोगों के दिमाग में ये डाउट भी आपने देखा है जब पेशेंट आपके पास आते होंगे कि लेज़र को लेके क्या कुछ डिसएडवांटेज या नुकसान भी होता है? ज्योति जी, आपने वो बात बोली है जो आम इस तरह के इंटरव्यूज में लोग बाग नहीं बात करते हैं। लेज़र करते वक्त किस तरह का नुकसान एक अनाड़ी उन्हें दे सकता है? सॉरी टू आस्क। अगर हम इन डिजीज़ की बात करें, चाहे वो पाइल्स हो, फिशुला हो या फिर फिशर हो, इनके लिए मोस्टली सर्जन्स ये बोलते हैं कि हम श्योरिटी नहीं देते कि एक बार सर्जरी कराने के बाद आपको ये दोबारा नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बातों में से जो कि इन डिजीज़ से रिलेटेड हमें अपने मरीजों को बतानी होती हैं। आपने पाइल्स के मस्से या जो भी वेसल्स थे उनको सुखा दिया या काट के रिमूव कर दिया, बट कोई ना कोई तो ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करेंगे ही। अगर इतने समय से क्यों ये बीमारी बनी किसी को, अगर हम केवल पाइल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसने इतना जोर लगाया। तो मैं कहता हूँ आपने बड़ी मेहनत की है इनको बनाने के लिए, बहुत साल आपने मेहनत की तब ये बने हैं। और कंजेनाइटल नहीं होते पाइल्स, कभी बर्थ से नहीं होते, एक्वायर्ड डिजीज़ है ये। तो ये हमारी लाइफस्टाइल का इशू है। तो अगर वो पेशेंट फिर दोबारा जोर लगाएगा, स्मोकर्स हो सकते हैं, हैबिचुअल सिटिंग, जिन लोगों की मोबाइल लेके मैगजीन लेके टॉयलेट सीट पे बैठना है, आधे घंटा पौन घंटा, दो तीन तीन बार सुबह जा रहे हैं, एक बार शाम को भी जा रहे हैं, तीन चार घंटे अगर आप टॉयलेट में निकाल रहे हैं तो वो पाइल्स बन सकते हैं। तो इसलिए वो मस्से फिर फूल जाते हैं। तो मैं सबको बताता हूँ कि कभी हम ये कमिट नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज नेचर ऑफ डिजीज़ ऐसी है। ऐसे ही फिशर जोर लगाया, टीयर हो गया, आज हमने मेडिसिन लिखी, आपने टब में बैठ के हमने कहा भाई थोड़ी सी क्लीनिंग रखिए, कुछ ऑइंटमेंट लगाई जिससे मसल रिलैक्स रहे, नींद अच्छी रखिए, लैक्सेटिव लिख दिया जिससे कि आपने मोशन इजी पास हो गया। डाइट में हमने कहा पपाया, चीकू, ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ले लीजिए जो कि परगेटिव हैं, तो आपका वो फिशर ठीक हो जाएगा, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर किसी दिन आपने रात भर काम किया यूएस के लिए, जागरण में आप जग गए, मैरिज में आप जगे रहे, पार्टी कर रहे थे या ट्रैवल कर रहे थे, नींद ही पूरी नहीं हुई, एक दिन नहीं लगातार नहीं हुई, फिर क्या होगा? कब्ज होगा, जोर लगाएंगे फिर टीयर। कैसे किसी व्यक्ति को पता चलेगा कि हाँ उसे इस तरह की बीमारी कहीं ना कहीं हो रही है, उसके किस तरह के सिम्टम्स बॉडी में आने लगते हैं? सो पाइल्स से शुरू करता हूं मैं। पाइल्स में पेशेंट को ब्लीडिंग होगी, इट विल बी फ्रेश ब्लड, ऐसा होगा जैसे ड्रॉप्स की फॉर्म में ब्लड पेन में गिर रहा है या जेट ऑफ ब्लड आ रहा है। तो कई बार पेशेंट खुद देख भी लेंगे, उनको अगर वेट फील होगा या उनके टिश्यू पेपर पे या हैंड पे इफ दे नोटिस दैट देयर वाज ब्लड, तो फर्स्ट टाइम तो बड़ा सरप्राइजिंग होगा, लेकिन उनको बिल्कुल पेन नहीं होगा। अगर वो नहीं देखेंगे टॉयलेट सीट की तरफ, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ब्लड आ रहा है था और उन्हें पाइल्स हैं। सो पाइल्स प्रेजेंट विद पेनलेस ब्लीडिंग, दैट इज द हॉलमार्क ऑफ हेमरॉइड्स ऑफ पाइल्स या बवासीर। फिशर ऑन द अदर साइड, सीवियर पेन, इतना दर्द कि बंदा मिस नहीं कर सकता कि उसको पेन हो रहा है। पेशेंट विल ऑलवेज कम सेइंग वन थिंग, आई हैव टेरिबल पेन व्हाइल आई एम डिफिकेटिंग एंड इट इज सो मच कि मुझे अब डर लगता है कि मैं मोशन के लिए जाऊँ। ऐसा लगता है जैसे किसी नाइफ से किसी ने कट कर दिया, बिकॉज वो टीयर जो होता है ना, जब वो स्ट्रेच करेगा और वहाँ से हमें ब्लीड, थोड़ा बहुत ब्लड आएगा उसके साथ में, तो वो पेनफुल हो जाता है। फिस्टुला पेशेंट को प्रेजेंट करेगा, आसपास एक ओपनिंग होगी जहाँ से पस आ रहा होगा, कहीं भी एनल ओपनिंग के चारों तरफ वो ओपनिंग हो सकती है, किसी भी डिस्टेंस पे हो सकती है, और वहाँ से इन्फेक्टेड फ्लूइड या पस बीच बीच में आता रहेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि वो इकट्ठा हो गया, सडनली हो गएगा, 1 महीने 2 महीने में फूट जाता है, वहाँ से वो पस आता है, फिर वापस सूख जाता है, फिर आता है। तो दिस इज हाउ द पेशेंट्स विल प्रेजेंट इन केसेस ऑफ पाइल्स। क्या ये जो प्रोसीजर आप बता रहे हैं सिट बाथ का, ये क्या हमें सर्जरी के बाद लेना चाहिए? या सर्जरी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है आप तब भी ये प्रोसीजर कर सकते हैं? सो सिट्स बाथ इज लाइक नॉर्मल बाथ, नॉर्मल क्लीनिंग। ये मेरे कुछ बुजुर्ग मरीजों ने मुझे बताया फ्रैंकली कि जब वो पूरे ठीक हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, वो मेरे पास आए, डॉक्टर साहब हमें इसको सिट्स बाथ को करने से, जो कि टब में हल्के गुनगुने पानी में बैठना होता है आपको, उसमें कोई आप एंटीसेप्टिक लिक्विड भी डाल सकते हैं, बोले क्या हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं? और उस दिन मुझे समझ आया, ओह सो दिस इज लाइक ए नॉर्मल क्लीनिंग ऑफ दिस एरिया। डॉक्टर साहब 3 चीज़ें जिनका मैं यहाँ जिक्र करके आपकी इस पर राय ज़रूर लेना चाहूँगी, टबैको, स्मोकिंग एंड एल्कोहल,
वो पेशेंट जिन्हें पाइल्स है, फिशुला या फिशर है, मैं तीनों को ही साथ ऐड करके आपकी एडवाइस इस पर लेना चाहूँगी, उनके लिए आप क्या एडवाइस करते हैं? आपने ठीक कहा, तीनों बीमारियों की जड़ क्योंकि कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ है, ये ही कॉमन प्रॉब्लम है कि देर तक हमें बैठना पड़ रहा है, स्टेन करना पड़ रहा है। तो तीनों के लिए ये कॉमन एडवाइस है कि टोबैको किसी भी फॉर्म में, तंबाकू या उसे स्मोकिंग कह लीजिए, किसी भी फॉर्म में हो टोबैको, या वो क्विड की फॉर्म में मुंह में आप तंबाकू यूज़ कर रहे हो, इट्स ए स्ट्रिक्ट नो। लोगों ने मेरे को बहुत कॉमनली आके कहा है, जो मिडिल एजेड लोग हैं, कई साल से टोबैको ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, बोले डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं, जब तक एक स्मोक ना करूं या दो स्मोक ना, मैं तो जा ही नहीं सकता, वो तो मोशन होता ही उससे। तो मैंने उनको बताया कि आपने गलत कनेक्शंस क्रिएट कर रखे हैं ब्रेन में। जैसे ऐसे मान लीजिए कि हम अपने दिमाग को ये कहें कि बेड टी से मोशन होना है या गर्म पानी से मोशन होना है, वर्सेस एक आदमी मेरे से कह रहा है स्मोकिंग से मोशन होना है। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, ये हमें अपने दिमाग को ट्रेन करने की और अनलर्न करने की ज़रूरत है। ये हमारे ही, क्योंकि हम उसको करना चाह रहे हैं तो ये हमारे बहाने हैं, अगर मैं सही कह सकूँ तो इसलिए टोबैको या स्मोकिंग तो किसी भी तरह से इसको प्रमोट नहीं बल्कि कॉन्स्टिपेशन को एग्रेवेट करता है, तो डिजीज़ेस को बढ़ाएगा। वो आपको किसी मोशन पास करने के लिए आसानी नहीं करता। ये आपकी गलतफहमी है, बिकॉज साइंटिफिकली, मेडिकली इट कैन बी ईजिली प्रूव। तो सवाल अभी बहुत सारे हैं जिनके जवाब मुझे डॉक्टर नीरज से लेने हैं, लेकिन इस बीच आपको याद दिला दूं कि अगर आपको ये बातचीत अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बातचीत को आप लाइक भी कर सकते हैं, और अगर ज़रूरी लग रही है तो इसको शेयर करना भी आप नहीं भूलेंगे। तो इसी के साथ मेरा नेक्स्ट सवाल, डॉक्टर नीरज, क्या कुछ लोगों के दिमाग में ये डाउट भी आपने देखा है जब पेशेंट आपके पास आते होंगे कि लेज़र को लेके क्या कुछ डिसएडवांटेज या नुकसान भी होता है? जी, तो कोई भी नई चीज़ आती है ज्योति जी इस दुनिया में तो लोगों को डाउट होता है। आज हम 2023 में बात कर रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स क्लोज हो चुके हैं। ऑन्को सर्जरीज नॉट ओनली लेप्रोस्कोपिक रोबोटिकली हो रही हैं, लेप्रोस्कोपिकली हम वो सारी इन्फेक्शन की कंडीशंस आराम से मैनेज कर रहे हैं। तो ये सब लेसन्स मुझे खुद दिखाई देते हैं कि एक इवोल्यूशन, एक लर्निंग कर्व हर चीज़ का है। सो वी आर गोइंग थ्रू द फर्स्ट फेज ऑफ लेजर राइट नाउ एज फार एज पाइल्स, फिस्टुला एंड फिशर आर कंसर्न। तो अभी ये डिस्कशन होंगे, लेकिन क्योंकि मैं खुद अक्रॉस वर्ल्ड इस चीज़ को लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, इंडिया में इतने सारे सर्जन से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, हर मीटिंग में सब डिस्कशंस होते हैं। अब सर्जन्स ने खुद इस चीज़ को देख लिया है, समझ लिया है दैट लेज़र हैज़ अराइव्ड फॉर प्रोक्टोलॉजी। अब केवल उसमें मेथड या कैसे प्रिकॉशन लेने हैं उस पर डिस्कशन शुरू हो चुका है। दिस इज हाउ आई कैन से। क्या आपको ये लगता है कि कई तरह के पेशेंट आपके पास आते होंगे, तो क्या हर केस में लेज़र आपके हिसाब से सही है? तो इसमें हमें डिजीज़ स्पेसिफिक बात करनी होगी। जहाँ तक फिशर का सवाल है, फिशर को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम लोग, एक्यूट और क्रोनिक। जो रीसेंट ड्यूरेशन के कुछ दिनों से फिशर बना है, जिसमें मैं इतना पेन की बात कर रहा हूँ, 95% केसेस उसमें किसी प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है, ना लेज़र ना कोई और सर्जरी। वो लोग केवल दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, नॉन मेडिसिनल मेजर्स से ठीक हो जाते हैं। हाँ, क्रोनिक फिशर के केसेस में हमको ज़रूरत पड़ सकती है, या एक्यूट केसेस, एक्यूट फिशर वो जिनमें कि ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं हुआ मेडिसिन से, तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी या प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे हम लेज़र से करें या किसी भी मेथड से करें। पाइल्स के लिए अर्ली स्टेज, आई सेड, फर्स्ट डिग्री और अर्ली सेकेंड डिग्री कैन बी मैनेज्ड विदाउट एनी प्रोसीजर, provided the person is ready and continues to change the lifestyle. सेकेंड स्टेज लेट अगर हो गया है, या थर्ड या फोर्थ स्टेज के पाइल्स, सेकेंड डिग्री के पाइल्स, सॉरी टू से, लेकिन उसमें हमें कुछ ना कुछ प्रोसीजर तो करना पड़ेगा। हाँ, ये चॉइस हमारी हो सकती है कि ओपन करें, स्टेपलर करें कि लेज़र करें। इट डिपेंड्स ऑन विच सर्जन यू आर गोइंग टू। और मैं ये बात व्यूअर्स के साथ भी शेयर करना चाहूँगी, जब मैं डॉक्टर साहब आपके पास आ रही थी, इस पूरे सब्जेक्ट पे मैं स्टडी कर रही थी, तो एक चीज़ मेरे नॉलेज में भी आई कि अगर आप लेज़र किसी से कराते हैं या कोई भी डॉक्टर आपको लेज़र सर्जरी एडवाइस करता है, तो इस बात का आप खुद ख्याल रखेंगे कि वो डॉक्टर लेज़र में एक्सपर्ट होना चाहिए। आप किसी भी ऐसे वैसे एक्सपर्ट के पास जाकर, जो कि अपने आप को सर्जन कहते हैं या लेज़र एक्सपर्ट कहते हैं, जाके अपना ट्रीटमेंट बिल्कुल मत लीजिएगा। ये मैं बिल्कुल साफ कह रही हूँ आपको, हालांकि डॉक्टर साहब भी मेरे साथ हैं, लेकिन ये स्टडीज़ बताती हैं कि जो लोग लेज़र में एक्सपर्ट नहीं होते और उनसे अगर आप ट्रीटमेंट लेके सर्जरी कराते हैं, तो ऑफ कोर्स ये आगे आपके लिए डेंजरस हो सकता है। और ये डेंजरस क्यों हो सकता है, डॉक्टर नीरज आपको बताएंगे। ज्योति जी, आपने वो बात बोली है जो आम इस तरह के इंटरव्यूज़ में लोग बाग नहीं बात करते हैं। ये वो टॉपिक है जो कि मैं अपनी ट्रेनिंग्स या सो कॉल्ड इस तरह की मीटिंग्स में सर्जन के साथ डिस्कस करता हूँ। आज इंडिया में अगर मैं बात करूँ,
क्या मैं पूरी दुनिया की बात कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल सर्जन्स हमारे पास आ रहे हैं, मैं बाहर जाके खुद उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट कर रहा हूँ, कि ऑलमोस्ट 4 या 5 लेवल के सर्जन्स हैं अभी लेज़र सर्जरी के लिए। एक जिनको अभी भी नहीं पता है कि लेज़र से इन डिजीज़ की सर्जरी ट्रीटमेंट होता भी है जी। दूसरे वो लोग हैं जिनको ये पता चल चुका है कि लेज़र से ये होता है, लेकिन उन्होंने शुरू नहीं किया है। तीसरे वो जिन्होंने कि सीख लिया, सीखने के बाद भी आप समझते हैं हर चीज़ का एक लर्निंग कर्व होता है, तो वो लोग अभी तक शुरू नहीं कर पाए हैं सीखने के बाद भी। उसके बाद वो लोग हैं जिन्होंने शुरू कर दिया है, और फिर वो लोग बाग हैं जो इसको ढंग से कर रहे हैं। तो मैं ये इसलिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि ज्योति जी ने वो पॉइंट उठाया है जो आम डिस्कशंस में नहीं होता है, लेकिन ये हर फील्ड की सच्चाई है। जब कोई नई चीज़ आई है, इट टेक्स सम टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो अगर लेज़र किसी एक्सपर्ट से आप नहीं कराते हैं तो ये कितना खतरनाक एक आम इंसान के लिए हो सकता है? ये लेज़र करते वक्त किस तरह का नुकसान एक अनाड़ी उन्हें दे सकता है? सॉरी टू आस्क। ठीक है, सो टू बी फेयर टू द सर्जन्स, कोई भी डॉक्टर या सर्जन अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम लोग अपने लिमिटेशंस को याद रखते हैं, हम लोग अपने कैपेबिलिटी और एक्सपीरियंस के हिसाब से ही ट्रीट करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई क्वालिफाइड सर्जन है तो उनके हाथों में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस नहीं हैं। प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ की हमने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, या क्वालिफाइड ही नहीं हैं लोग बाग, ऐसे भी इन चीज़ों को ट्रीट करने वाले लोग बाग हैं। क्वैक्स बहुत समय से इन सब चीज़ों को ट्रीट करते रहे हैं। क्वैक्स मतलब जो अनक्वालिफाइड है, लेकिन क्योंकि ये बीमारियों में इतना पेन होता था तो लोग बाग मजबूरी उनके पास जाते थे जहाँ लिखा होता था बिना ऑपरेशन के हम ठीक कर सकते हैं। तो कहीं भी अगर कोई अनस्किल्ड पर्सन इसको ट्रीट कर रहा है तो पॉसिबिलिटी ये है, या आप ढंग से किसी भी मेथड को यूज़ नहीं करेंगे तो ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, पाइल्स से फिस्चुला बन सकता है क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा। फिस्चुला में फर्दर कॉम्प्लिकेशन केवल ज़्यादातर होता है रिकरेंस होने का, दोबारा बन सकता है। तो वो एक ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा डायरेक्टली सर्जन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, बट यस हमें स्किल्ड होना तो बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीरज इस बातचीत के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि व्यूअर्स को भी हमारी इस बातचीत से ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा, और साथ ही नॉलेज और इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलेगी ही। अगर आपकी भी कुछ इसी तरह की परेशानी या डिजीज़ है तो एपिसोड को देखना आप नहीं भूलिएगा। आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी कुछ नए टॉपिक्स के साथ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा, शेयर और लाइक्स भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हेल्थ एंड स्टाइल।